हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं साइंस के उन 40 प्रश्नों को जो पूछे गए थे 24 दिसंबर को पहले शिफ्ट में। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर हुआ था 24 दिसंबर को। उसके पहले शिफ्ट में जो साइंस के 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अब तक जो भी वीडियोज आए हैं इस वाले सीरीज में उन सारे का PDF मैंने अपलोड कर दिया है ऐप पर। तो आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 24 दिसंबर को पहले शिफ्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना के कारण गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं। देखिए, सूती कपड़े जो होते हैं वो जल के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो हमारे बॉडी से जो पसीना आता है उस पसीना को ये सूती कपड़ा जो होता है अवशोषित कर लेता है। जब उस पसीने का वाष्पीकरण होता है तो ये सूती कपड़ा जो है ठंडा हो जाता है और इस सूती कपड़े के कांटेक्ट में हमारा शरीर होता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो वाष्पीकरण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण होता है द्रव का गैस में कन्वर्ट होना। तो इस केस में क्या होता है, जो जल होता है वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, द्रव गैस में तो कन्वर्ट होता है लेकिन जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, अगर कोई ठोस है वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कि कपूर को आप गर्म करेंगे सीधा वो ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव अवस्था में नहीं आएगा। संघनन क्या होता है, द्रव है, द्रव नहीं, कोई गैस है उसको आप ठंडा करते हैं वो द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग संघनन बोलते हैं। संगलन क्या होता है, कोई ठोस है अगर आप इसको गर्म करते हैं तो ये द्रव अवस्था में आता है, इस घटना को हम लोग संगलन बोलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर डी है। क्रमशः मिश्रण का बनना एक डैश परिवर्तन है जबकि एक यौगिक का बनना एक डैश परिवर्तन है। मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। एक भौतिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जो भी पदार्थ बनता है उस पदार्थ में जिस पदार्थ से वो बना हुआ है उसके गुण मौजूद होते हैं, राइट। जबकि यौगिक का बनना, यौगिक जब बनता है तब रासायनिक अभिक्रिया होती है और बिल्कुल ही नया पदार्थ बनता है। जिस भी पदार्थ से ये यौगिक बना है उससे बिल्कुल ही अलग पदार्थ बनता है, क्योंकि ये एक रासायनिक परिवर्तन है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसमें आप डालेंगे रासायनिक परिवर्तन और इसमें भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक एवं रासायनिक, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया होती है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। तो यौगिक का बनना, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, यौगिक बनता है तत्वों के एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करने से। यौगिक जब बनता है तो बिल्कुल ही नया पदार्थ बनता है, राइट, बिल्कुल ही नया पदार्थ बनता है, नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो है अपने आप में एक दहनशील गैस है, ऑक्सीजन जो है आग बुझाने में काम आती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है। जल की भाई अपनी खासियत है। मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन आग बुझाने में काम आती है? नहीं। देखो, हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील गैस है, दहनशील गैस है। हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाला जो जल होता है वो आग बुझाने में काम आता है। सोचो, बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, जबकि जो जल है वो आग बुझाने के लिए काम आता है। तो जल अपने आप में यौगिक है जिसमें ना तो हाइड्रोजन का गुण है ना ही ऑक्सीजन का गुण है, बिल्कुल ही नया गुण है इस जल के पास। तो इसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती है तब जाकर के जल बनता है, ये जल यौगिक बनता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, जैसे आपने नमक पानी का घोल बनाया, नमक पानी का घोल बनाया, भाई घोल नमकीन है क्योंकि नमक नमकीन था। तो भौतिक परिवर्तन है मिश्रण का बनना, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है,
जो मिश्रण होता है उसमें उसके जो घटक होते हैं उनके गुणधर्म हमें देखने को मिलते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन में किया जाता है? पौधे का कायिक भाग हम लोग किसे बोलते हैं? जड़ तना पत्तियां जो होते हैं उसे हम लोग पादप का कायिक भाग बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो फूल है, फल है और बीज, इन सारे को आप प्रजनन भाग के अंदर डाल सकते हो। कायिक भाग कौन कौन से हैं? जड़ तना पत्तियां। प्रजनन भाग कौन कौन से हैं? फूल, फल और बीज। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी के अनुसार निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव है? तो सक्रियता श्रेणी के अनुसार जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। यहां पर आप देखिए, ये जो सिल्वर है ये एल्यूमिनियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, तो यहां पर अभिक्रिया नहीं होगी। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि सिल्वर एल्यूमिनियम को इसके क्लोराइड से विस्थापित कर देगा और अपना यहाँ पर क्लोराइड बनाएगा। ये अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि सिल्वर यहाँ है और एल्यूमिनियम इससे काफ़ी ऊपर है। तो एल्यूमिनियम सिल्वर को विस्थापित कर सकता है, ना कि सिल्वर एल्यूमिनियम को विस्थापित करवाएगा। ये रिएक्शन नहीं यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर देखिए, तो जिंक है, जिंक यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, तो जिंक बिल्कुल कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा और विस्थापित कर दिया है। कॉपर को देखो, यहाँ पर कॉपर अकेला भरा हुआ है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया जो है संभव है। ये सारे के सारे जो है विस्थापन अभिक्रिया है। कॉपर देखो यहाँ पर नीचे है आयरन से, तो ये आयरन के क्लोराइड से आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। फिर से यहाँ देखो, कॉपर नीचे है जिंक से, जिंक यहाँ है, कॉपर यहाँ है, तो यहाँ पर जिंक के क्लोराइड से जिंक को विस्थापित कॉपर नहीं कर पाएगा, तो ये अभिक्रिया भी संभव नहीं है। केवल बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलत युग्म का चयन कीजिए। सब्जी जैव निम्नीकरण, सब्जी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है, ये सही है। कूल्हड़ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है, यहाँ पर गैर जैव निम्नीकरण लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। प्लास्टिक का ग्लास, प्लास्टिक अपने आप में गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है, ये सही हो जाएगा। कागज का प्याला, कागज अपने आप में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है, ये भी सही है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को क्या कहा जाता है? हाथ पैर की जो पेशियां होती है वो सीधा जुड़ी होती है हमारी हड्डियों से। हम जब चाहें अपने हाथ पैर की पेशियों में गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं, है ना। अपने हाथ को मोड़ लेते हैं, हाथ को घुमा लेते हैं, हाथ को ऊपर कर लेते हैं, ये सारी क्या है? पेशियों में होने वाली गति है। तो इस तरह की जो पेशियां होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह की जो पेशियां होती हैं जिससे हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं या फिर उनकी गति को रोक सकते हैं, हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ऐच्छिक पेशियां मतलब अपनी इच्छा अनुसार उसमें गति करा सकते हैं या फिर उनकी गति को रोक सकते हैं। अच्छा, हृदय की जो पेशियां हैं, क्या उनकी गति को हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या उनकी गति को हम रोक सकते हैं या फिर उनमें गति करा सकते हैं? नहीं, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो ऐसी पेशियां जिनमें हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं उसे हम लोग अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। तो हृदय पेशियां अपने आप में अनैच्छिक पेशियां हैं। जो हमारे आहार नाल में पेशियां हैं, जो हमारे रक्तवाहिनी में पेशियां हैं, क्या उनमें हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। तो वो सारी पेशियां भी जो होती है वो अनैच्छिक पेशियां होती है। कोई भी ऐसी आप पेशी देखें जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं तो उसे हम लोग अनैच्छिक पेशी कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सी है। पाचन ग्रंथियों और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। और इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। यकृत से पित्त रस स्रावित होता है, ये सही है, ये भी सही है। लार ग्रंथि में ट्रिप्सिन होता है, नहीं। ट्रिप्सिन देखो अग्नाशय रस में होता है ना। अग्न्याश रस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये गलत लिखा हुआ है, अग्नाशय होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अग्नाशय रस होगा। जठर ग्रंथि में पेप्सिन होता है, जठर ग्रंथि से पेप्सिन स्रावित होता है, ये बिल्कुल सही है। जठर ग्रंथि जो है जठर रस का स्राव करती है जिसमें कि पेप्सिन होता है।
लाड़ ग्रंथि में एमाइलेज होता है, ये एमाइलेज होता है ना कि ट्रिप्सिन होता है। ये सही है लेकिन ये गलत है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब आप चम्मच के सामने वाले भाग को देखते हैं तो चम्मच में आपका एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चम्मच का सामने वाला भाग डैश की भांति डैश की तरह कार्य करता है। तो उल्टा प्रतिबिंब बनाने का काम अवतल दर्पण करता है। तो चम्मच का सामने वाला भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो चम्मच का सामने वाला भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रिज्म में से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में यानी कि 7 रंगों में विभाजित हो जाता है? उस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग डिस्पर्शन बोलते हैं और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विक्षेपण बोलते हैं। परिक्षेपण तो नहीं बोलते हैं, विक्षेपण बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड में किस तत्व के आयन क्रमशः धन आवेशित और ऋण आवेशित होते हैं? तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस में होता है और क्लोरीन माइनस में होता है। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो सोडियम आयन धन आवेशित होते हैं और क्लोरीन आयन ऋण आवेशित होते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? दाब का मात्रक है तो पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। इसे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब आयतन का एसआई मात्रक है। ये जो न्यूटन है ये बल का एसआई मात्रक है ना, बल का एसआई मात्रक है। इसे आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हो। ये एसआई मात्रक बोल दो या फिर ये बोल दो, बात एक ही है। केल्विन टेम्परेचर का एसआई मात्रक है। टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु जो है मुक्त पतन में है। वस्तु मुक्त पतन में है और मैंने आपसे कहा था जब वस्तु मुक्त पतन में होती है तब उसके ऊपर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है और वस्तु के पास जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अगर किसी वस्तु के पास त्वरण है, यानी वस्तु अगर त्वरित है, त्वरण है मीन्स त्वरित है। अगर वस्तु मान लीजिए कि त्वरित है, वस्तु के पास त्वरण है, तो एक समान वेग को तो आप पहले ही काट दो, क्योंकि वेग में परिवर्तन होता है तभी जाकर के त्वरण उत्पन्न होता है। तो एक समान वेग तो नहीं होगा। हाँ, एक समान चाल हो सकता है, एक समान चाल जो है यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर एक समान चाल भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है वस्तु के पास त्वरण जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक सेकंड के बाद वस्तु की गति जो है 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। त्वरण का मतलब तो यही होता है, हर एक सेकंड के बाद वस्तु की जो स्पीड है वो 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। वैसे भी हम जानते हैं जब वस्तु किसी हाइट से ज़मीन पर गिरती है तो जैसे जैसे ज़मीन के नज़दीक आती है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो एक समान चाल भी हम लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन जो वस्तु के पास त्वरण है वो नियत होता है, वो ज़मीन पर गुरुत्वीय त्वरण से ही आकर के गिरेगी, अर्थात त्वरण जो है नियत है। त्वरण जो है नियत है, तो वस्तु के पास त्वरण है तो गति त्वरित है और त्वरण नियत है, मतलब एक समान त्वरित गति। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असमान त्वरित गति नहीं होगा। असमान का मतलब क्या हुआ? त्वरण जो है बार बार यहाँ पर बदलता, जो कि ऐसा होता नहीं है मुक्त पतन में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोगों में प्रभावी विशेषक कौन सा है? प्रभावी विशेषक कौन सा है? प्रभावी विशेषक का मतलब होता है कि अधिकांश मटर प्लांट के अंदर ये वाला विशेषक देखने को मिलेगा। अधिकांश मटर के प्लांट के अंदर ये वाला विशेषक देखने को मिलेगा। बोल सकते हो कि ये वाला लक्षण जो है हमें देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है हिंदी में प्रभावी विशेषक। ये सारे प्रभावी विशेषक है, मीन्स अधिकांश जो मटर के पादप होंगे ना उनमें आपको देखने को मिलेंगे गोल बीज और पीले बीज। बैंगनी रंग के फूल आपको देखने को मिलेंगे और फूल जो है साइड में आएंगे, है ना, किनारों में आएंगे। अधिकांश जो मटर के पादप होंगे वो लंबे होंगे, जो उनमें फली होगी वो फूली होगी और हरी होगी। ये प्रभावी विशेषक है। अधिकांश
मटर के पादप में हमें ये सारे विशेषक देखने को मिलते हैं। कम ऐसे पादप होंगे जिनमें ये विशेषक देखने को मिलेंगे, तो इसे हम लोग अप्रभावी विशेषक बोलेंगे, रिसेसिव ट्रेट्स बोलेंगे। ठीक, बहुत कम ऐसे पादप होंगे जिनमें बीज झुर्रीदार होगी और हरी होगी। फूल पुष्प होंगे, ऐसे कम ही मटर के प्लांट आपको मिलेंगे। फूल जो है एकदम से शीर्ष पे आए, ऐसे कम मटर के प्लांट मिलेंगे। बौने मटर के प्लांट कम होते हैं। सिकुड़ी हुई आपको फली मिले, ऐसे मटर के प्लांट कम मिलेंगे। और फली पीला आपको मिले, ऐसे मटर के प्लांट कम मिलेंगे। तो ये सारे वो विशेषक हैं जो कम प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं, इसलिए ये अप्रभावी विशेषक है। तो बौने पौधे कट जाएगा, गोल बीज सही है, झुर्रीदार बीज कट जाएगा, हरे बीज कट जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। झुर्रीदार बीज नहीं बल्कि गोल बीज प्रभावी विशेषक है। हरे बीज प्रभावी विशेषक नहीं है, पीले बीज प्रभावी विशेषक है। बौने पौधे प्रभावी विशेषक नहीं है, लंबे पौधे प्रभावी विशेषक हैं। कौन से प्रभावी विशेषक हैं, कौन से अप्रभावी विशेषक हैं, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए। यहाँ से प्रश्न जो है आते रहते हैं एग्जाम में। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। अभी मैंने आपको बताया पास्कल। पास्कल को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। एंगस्ट्रम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो मान लीजिए कि एटम है, एटम का साइज मापना है, न्यूक्लियस का साइज मापना है, तो एंगस्ट्रम में, नैनोमीटर में हम लोग मापते हैं। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन जो है ये फोर्स का एसआई मात्रक है और मीटर लेंथ का एसआई मात्रक है। तो आपने हो सकता है सुना होगा पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। यदि ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है तो पाइरुवेट डैश है। ग्लूकोज जब कोशिका के अंदर जाता है तो कोशिका के अंदर ये ग्लूकोज टूट जाता है पाइरुवेट में। ग्लूकोज टूटता है पाइरुवेट में। ठीक, कहाँ टूटता है? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। इस घटना को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु होता है, जबकि ये जो पाइरुवेट होता है 3 कार्बन वाला अणु होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है? जब हम प्रकाश को गुजारते हैं कोलाइडी विलयन से, जब हम प्रकाश को गुजारते हैं कोलाइडी विलयन से, तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण हमें प्रकाश का मार्ग दिखने लगता है कोलाइडी विलयन में। इस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इस प्रभाव की खोज की थी। तो टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्यास्त में विलंबन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष में प्रकाश का अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है और आंतरिक परावर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मक्खन की परिक्षिप्त प्रावस्था है? परिक्षिप्त प्रावस्था है, ये भी कोलाइडी विलयन से सवाल है। तो कोलाइड से कई सारे प्रकार होते हैं। ये कटआउट मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, जेली है, पनीर है, मक्खन है। कोलाइड का टाइप क्या है? जेल है। जेली आपने खाया होगा, उसमें ज़्यादातर पार्ट क्या होता है? ठोस होता है। तो जो पार्ट ज़्यादा होता है उसे हम लोग परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं, और लिक्विड वाला पार्ट कम ही होता है। जो पार्ट कम अमाउंट में होता है उसे हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं, तो द्रव। तो जेली, पनीर, मक्खन है ना। पनीर भी आप सोच सकते हो। पनीर अगर आपके पास है तो आप इमेजिन करो, आप अपने माइंड में पनीर का पिक्चर लेकर के आओ। अब मुझे ये बताओ कि जो पनीर होता है उसमें ज़्यादातर पार्ट किसका होता है? ठोस का होता है या फिर लिक्विड का होता है? तो जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है उसे हम लोग परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। तो पनीर में ज़्यादा अमाउंट किसका है? ठोस का है, तो परिक्षेपण माध्यम ठोस हो जाएगा। लेकिन उसमें लिक्विड भी होता है, वो कम अमाउंट में होता है, तो परिक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगा, तो द्रव हो जाएगा। तो ऐसे आपको सोचना है, तो आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। तो केवल ठोस हमारा आंसर हो जाएगा। माफ करिएगा, क्या पूछा है? परिक्षिप्त प्रावस्था पूछा है, तो केवल द्रव हमारा राइट आंसर होगा। ए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है? जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से, है ना, आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है। तो देखो, अलग अलग जो प्रजाति होती है
जीवों की, उनमें अलग अलग तरीके से लिंग का निर्धारण होता है। कुछ प्रजाति जो होती हैं जीवों की, उसमें पूर्ण रूप से पर्यावरण पर लिंग का निर्धारण निर्भर करता है। कुछ प्राणियों में जैसे कि सरीसृप, रेप्टाइल्स, उनमें लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। कुछ सरीसृप होते हैं जिनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है, जो निषेचित अंडा होता है उसे किस ताप पर रखा गया है, इससे डिसाइड होता है कि लिंग क्या होगा। निषेचित अंडा का मतलब समझ रहे हो, निषेचन हो चुका है, जायगोट बन चुका है, अब वो जायगोट जो है कौन से टेम्परेचर पर रखा जा रहा है, इससे डिसाइड होगा कि जो संतति उत्पन्न होगा वो नर होगा या फिर मादा, नर होगा या फिर मादा होगी। उसके बाद घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। तो जो अपना लिंग बदल सकते हैं या फिर जिनमें लिंग का निर्धारण पर्यावरण पर डिपेंड करता है, उसमें हम बोलते हैं कि आनुवांशिक रूप से लिंग का निर्धारण नहीं हो रहा है। हम मानवों के अंदर आनुवांशिक रूप से लिंग का निर्धारण होता है। हम मानवों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, माँ बाप से कौन सा सेक्स क्रोमोसोम आ रहा है उससे डिसाइड होता है। मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में जनक जीवों से वंशानुगति जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा लड़की। यानी जनक से, माँ बाप से जो जीन आते हैं संतति में, वही डिसाइड करते हैं कि संतति मादा है या फिर नर है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें पर्यावरण के द्वारा डिसाइड किया जाता है जो संतति उत्पन्न होगा वो नर होगा या फिर मादा होगी। तो आपको याद रखना है सरीसृप जिसमें टेम्परेचर से डिसाइड होता है नर मादा, और घोंगे अपना लिंग बदल सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, घोंगे। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। जो वृषण होता है, जो टेस्टिस होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, ये किस में होते हैं, वृषण कोश में होते हैं। वृषण कोश में होते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में स्क्रॉटम बोलते हैं। इसमें क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु को बनने के लिए टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। भाई शुक्राणु बनने के लिए जो तापमान चाहिए वो हमारे शरीर के तापमान से कम चाहिए। इसीलिए ये जो टेस्टिस होते हैं ये बॉडी के बाहर स्क्रोटम में होते हैं। देखो यहाँ पर अंडकोश लिखा हुआ है, अंडकोश नहीं लिखना चाहिए, वृषण कोश लिखना चाहिए, स्क्रोटम लिखना चाहिए। तो शरीर के सामान्य ताप से कम तापमान चाहिए होता है शुक्राणुओं के निर्माण के लिए, इसीलिए ये उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। विकल्पों में दिए गए निम्नलिखित स्थिरांक मानों में से कौन सा स्थिरांक मान सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बराबर है। तो कैपिटल जी का मान पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट होता है। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। यह है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो पूरे ब्रह्मांड के लिए नियत होता है, पूरे ब्रह्मांड के लिए कांस्टेंट होता है। ये चार्ज है, आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पे या फिर एक प्रोटॉन पे भी आप बोल सकते हो। ये क्या है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इतना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है। डीएनए प्रतिलिपि यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का कॉपी बनना, डीएनए का जेरॉक्स बनना। ये कब होगा, सेल डिवीजन में होता है। सेल डिवीजन में होता है, कोशिका विभाजन में होता है। कोशिका विभाजन जो है 2 प्रकार से हो सकता है, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, दोनों में होता है। इस मियोसिस के जरिए ही शुक्राणु का निर्माण होता है और महिलाओं में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, जिनका रोल किस में होता है, प्रजनन में होता है। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जड़त्व ज़्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व कम होगा। राइट, तो जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अपचयन में क्या होता है? लॉस होता है किसका? ऑक्सीजन का, है ना। ऑक्सीजन का त्याग होता है, ह्रास होता है, और गेन होता है किसका? हाइड्रोजन का। भाई हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है। तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण, अब देखो कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्साइड था मीन्स ऑक्सीजन था, अब यहां पर केवल कॉपर बचा, तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण बदलना, तो ऑक्सीजन का त्याग हो गया ना, ऑक्सीजन का त्याग हो गया तो अपचयन हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल का एसिटिक एसिड में रूपांतरण, आपके पास ये एथेनॉल है CH3CH2OH, अब ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें? CH3COOH में। देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया ना, तो ये उपचयन हो गया, तो ये विकल्प कट जाएगा। कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में रूपांतरण, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में रूपांतरण ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा तो ये उपचयन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरण, ये कार्बन था, ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया तो ऑक्सीजन आया ना, तो ये उपचयन हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? वनस्पति तेल आपने सुना होगा, वनस्पति घी आपने सुना होगा। तो वनस्पति तेल से ये वनस्पति तेल है, इसको कन्वर्ट किया जाता है वनस्पति घी में। किस प्रोसेस के जरिए किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है मीन्स हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। हाइड्रोजिनेशन इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हाइड्रोजिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ? याद रखना ऐसे, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन। तो ये अपने आप में एडिशन रिएक्शन जो होती है उसी का एक प्रकार है, उसका एक एग्जाम्पल आप बोल सकते हो। हाइड्रोजिनेशन जो है, एडिशन रिएक्शन जो होती है उसका एक एग्जाम्पल है ना। योगज अभिक्रिया, योगज अभिक्रिया को इंग्लिश में हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, इसी का एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में हम लोग ले सकते हैं निकला, पंडित, पटेल, इनमें से किसी का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जो उत्प्रेरक होते हैं ना वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन को रेट को बढ़ा देते हैं, बाकी किसी तरह से डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, बस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। तो निकल भी ले सकते हैं, पैलेडियम भी ले सकते हैं, प्लेटिनम भी ले सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन होता है। भाई किस में एडिशन होता है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ये जो वनस्पति तेल होता है ना वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। कैसे कन्वर्ट कर दिया जाता है? हाइड्रोजन को जोड़ करके, हाइड्रोजन को जोड़ करके। उत्प्रेरक क्या लिया जाता है? निकला, पंडित, पटेल में से कोई भी लिया जा सकता है। ये किसका एग्जाम्पल है? योगज अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्तंभ 1 और 2 का मिलान कीजिए। निषेचन की प्रक्रिया महिला के बॉडी के अंदर डिम्बवाहिनी नलिका में होती है, तो बी के साथ 2 जाएगा। अब देखो बी के साथ 2 किस में है? ए में नहीं है, डी में नहीं है, बी और सी में है। जब निषेचन हो जाता है तब जायगोट का निर्माण होता है, वो जायगोट जाकर के इम्प्लांट करता है या फिर उस जायगोट का इम्प्लांटेशन होता है, अंतरारोपण होता है, कहाँ पर? गर्भाशय में। अब जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, जब उसके अंदर बच्चा पल रहा होता है गर्भाशय में, तब प्लेसेंटा का निर्माण होता है, अपरा का निर्माण होता है। इस अपरा के थ्रू क्या होता है? माँ के बॉडी से न्यूट्रिशन बच्चों को जाता है इस प्लेसेंटा के थ्रू। माँ के बॉडी से ऑक्सीजन जो है प्लेसेंटा के थ्रू बच्चों को जाता है, और बच्चे के बॉडी के अंदर जो भी वर्ज्य पदार्थ बनते हैं इसी प्लेसेंटा के थ्रू माँ के बॉडी में आता है, राइट। तो ए के साथ 1 जाएगा, ए के साथ 1 जाएगा, ये कट जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बिंब को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है। लेंस का आवर्धन कितना होगा? अवतल लेंस की बात की गई है, ये अवतल लेंस है। कॉनकेव लेंस है। अवतल लेंस के लिए आवर्धन क्या होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। अब देख लो इनमें से कौन सा विकल्प 0 से 1 के बीच में है। 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए।
तो केवल सी है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? मान लीजिए कि यह गोलीय दर्पण है जो कि एक अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो पहला स्टेटमेंट है यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में स्थित होता है। ये स्टेटमेंट सही है। इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसकी स्थिति हमेशा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में ही रहेगी। ठीक, हाँ, दर्पण के आकार पर निर्भर करती क्या? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ज़्यादा कम हो सकता है मिरर के साइज के अकॉर्डिंग, लेकिन जो मुख्य फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, उसकी स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में ही रहने वाली है। यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, गलत हो जाएगा, केवल ए, सी हमारा राइट आंसर। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा डैश होती है। क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के बारे में आपसे पूछा गया है। तो चुंबक के बाहर और अंदर दिशा अलग अलग होती है। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है। एन से नॉर्थ और एन से निकलना, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। तो दक्षिणी ध्रुव से इसकी उत्तरी ध्रुव तक, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बाहर में, ये बाहर में, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक बाहर में, और ये अंदर में, ए। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट करती है? पीयूष ग्रंथि। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि ये कहाँ है? हमारे मस्तिष्क में। हमारे मस्तिष्क में 3 ग्रंथियाँ हैं, पीनियल ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, और ये पीयूष ग्रंथि है। ये पीयूष ग्रंथि ही हाइपोथैलेमस के कहने पर वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। हमारे गले में है अवटु ग्रंथि, हमारे गले में अवटु ग्रंथि है। हमारे चेस्ट वाले रीजन में थाइमस ग्रंथि है। हमारे उदर गुहा में ये पैनक्रियाज है, अग्नाशय है। हमारे दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड है, और पुरुषों के अंदर टेस्टिस, ये भी अपने आप में ग्लैंड के जैसे बिहेव करता है, और महिलाओं के अंदर अंडाशय, ये भी अपने आप में ग्रंथि के जैसे बिहेव करते हैं। अंडाशय से आपको पता है एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है, और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कहाँ है? ये, इसे हम लोग अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं, राइट, हिंदी में अवटु ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, ये दोनों किडनी के ऊपर एक एक है, जोड़े में ये ग्रंथि पाई जाती है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक गेंद को एक टायर के शीर्ष से गिराया जाता है। टायर नहीं होगा, टावर होगा। टावर के शीर्ष से गिराया जाता है। गेंद की गति के मध्य बिंदु पर गेंद में निहित ऊर्जा कौन सी होगी? मान लीजिए ये टावर है, ठीक, यहां से एक गेंद को गिराया जाता है। अच्छा, जिस समय गिराया गया उस समय इसके पास गतिज ऊर्जा कितनी थी? 0। गतिज ऊर्जा 0, क्योंकि गति थी ही नहीं। लेकिन स्थितिज ऊर्जा जो है अधिकतम थी mgh के बराबर। तो मान लीजिए कि स्थितिज ऊर्जा 100 जूल थी, मान लीजिए आपकी 100 जूल थी। अब जैसे जैसे ये गेंद जो है नीचे की ओर आएगी, वैसे वैसे जो ऊंचाई है ज़मीन से वो घटती जाएगी। अगर ऊंचाई घटती जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे गेंद नीचे आएगी उसकी गति बढ़ती जाएगी। गति बढ़ती जाएगी मीन्स गतिज ऊर्जा आती जाएगी। तो जितने से स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी उतने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। या फिर ये बोल दो कि जो स्थितिज ऊर्जा घटेगी ना, वो बदल जाएगी किसमें? गतिज ऊर्जा में। मान लीजिए कि कुछ नीचे आने पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो 90 जूल हो गई, यानी 10 जूल स्थितिज ऊर्जा कम हो गई, तो वो कहाँ गई? वो 10 जूल अब जो है गतिज ऊर्जा में बदल गई। ऐसे ही करते करते एक मिड पॉइंट आएगा जहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो 50 जूल बचेगी, यानी कि 50 जूल जो स्थितिज ऊर्जा है वो अब किस में बदल गई है? गतिज ऊर्जा में, राइट। ऐसे करते करते जब जमीन से टकराने टाइम जो सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा है वो 0 हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा जो है 100 जूल हो जाएगी, यानी सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो हमसे मध्य बिंदु पर पूछा है, तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो गेंद है उसके पास स्थितिज ऊर्जा भी होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी।
पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला कथन है, दाब लगाने और ताप घटाने से गैसें द्रवीकृत हो सकती है। यानी गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो दाब लगा करके, ताप घटा करके। जो गैस के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जो द्रव के कण होते हैं वो पास पास होते हैं। द्रव के कण पास पास होते हैं। गैस के कणों के पास जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत ही अधिक होती है। द्रव के कणों के पास जो गतिज ऊर्जा होती है वो कम होती है। अब देखो, जब आप दाब डालोगे गैस पर तो इनके कण पास पास आ जाएंगे, जैसे कि द्रव अवस्था में कण पास पास होते हैं, तो ये द्रव अवस्था में गैस बदल जाएगी। सेम टाइम में आपको क्या करना होगा कि टेम्परेचर को कम करना होगा। टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, जो गतिज ऊर्जा इसके पास होती है गैस के कणों के पास वो कम हो जाएगी, जैसे कि द्रव के कणों के पास गतिज ऊर्जा गैसों की तुलना में कम होती है। तो टेम्परेचर कम करने से गैस के अणु के पास जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, और प्रेशर लगाने से गैस के अणु जो है पास पास आ जाएंगे। दाब डालेंगे गैस के अणु पास पास आ जाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो जो ऊर्जा होगी वो कम हो जाएगी, तो द्रव अवस्था में गैस जो है बदल जाएगी। ये कथन सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। बिल्कुल सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है, और जब आप इसे एक वायुमंडलीय दाब पर लेकर के आएंगे तो ये सीधा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। दोनों कथन सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर लिक्विफाई करने की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर देखो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसको तो सीधा ठोस में कन्वर्ट कर लिया गया है, ठोस CO2, इसी को हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो कैसे किया गया होगा भाई, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर उच्च दाब और निम्न ताप पे। समझे आप, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर कम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सही है। कुल प्रतिरोध अल्पतम प्रतिरोध के बराबर होता है, गलत हो जाएगा। कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है, सही हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि हमने 3 प्रतिरोध ले लिया है, 3 प्रतिरोधक लिया है, 1 ओम का, 6 ओम का, और मान लो मैंने एक ले लिया 5 ओम का। कोई भी आप 3 ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जब आप इन सारे को लगाएंगे समानांतर क्रम में और उसका निकालेंगे आप समतुल्य प्रतिरोध, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आप नहीं बता सकते हैं कि कितना आएगा, वो तो आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन इतना आप जरूर बता सकते हैं कि इसमें जो अल्पतम प्रतिरोध है, यानी सबसे कम प्रतिरोध जो है उससे भी कम आएगा। अब सबसे कम कौन है, ये 1 ओम है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना वो 1 ओम से भी छोटा आएगा। कोई सा भी आप ले सकते हो एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने 10 ओम ले लिया, आपने 13 ओम ले लिया और आपने 20 ओम ले लिया। इन सारे को आप लगाओ समानांतर क्रम में, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध एग्जैक्ट तो आप ऐसे नहीं बता सकते हो, निकालना पड़ेगा। लेकिन इतना आप जरूर बता दोगे, जो सबसे छोटा प्रतिरोध है उससे भी छोटा मान आएगा। और इक्विवेलेंट का समतुल्य प्रतिरोध का सबसे छोटा 10 ओम है, तो इसका मान जो है 10 ओम से छोटा आएगा। तो यही चीज़ आपसे कहा गया है कि कुल प्रतिरोध यानी कि समतुल्य प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटा प्रतिरोध से कम होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में वायु नॉस्ट्रिल के माध्यम से यानी नाक के माध्यम से प्रवेश करती है, और यहाँ से वायु कंठ से होते हुए, लैरिंग से होते हुए फेफड़ों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से क्या यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग कंठ में निपतित ना हो, यानी कोलैप्स ना करे। देखिए, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है ट्रैकिया, श्वास नली, विंड पाइप, इसे हम विंड पाइप भी बोल सकते हैं। इसमें ना कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, आपको यहाँ पर दिखाया गया होगा, ध्यान से देखो तो ये कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। यानी ये वलय है, उपास्थि का बना हुआ है, उपास्थि जो कि एक संयोजी ऊतक है। ये कार्टिलेज के रिंग्स क्यों होते हैं, ताकि ये जो ट्रैकिया है, ये जो पाइप है, ये कोलैप्स न कर जाए, इसीलिए, राइट। तो उपास्थि के वलय, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी गैस को डैश द्वारा द्रवित किया जा सकता है। गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि दाब बढ़ाना पड़ेगा ताकि गैस के कण जो है पास पास आ जाए, और ताप को कम करना पड़ेगा ताकि गैस के कणों की ऊर्जा कम हो जाए।
तो उच्च दाब, निम्न ताप, उच्च दाब और निम्न ताप, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य को सही ढंग से पूरा करता है। पीएच पैमाने का उपयोग किसी विलयन के डैश स्तर को मापने के लिए किया जाता है। बहुत ही आसान है, अम्लता और क्षारता स्तर को मापने के लिए किया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का क्या रोल होता है। ये मान लीजिए कि कोशिका झिल्ली है और कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये रिजिड होती है, ये रिजिड होती है, कठोर होती है। और पादप की कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या करता है, कोशिका भित्ति को मजबूती प्रदान करता है। ठीक, तो ये पादप की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों से बचाते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों से बचाते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये जो सेल वॉल है, मान लीजिए इसमें पानी ज़्यादा भर जाए तो ये कोशिका फूल जाएगी, ऐसे में ये ब्रस्ट न कर जाए, फट न जाए, उससे बचाने का काम ये सेल वॉल करती है। क्योंकि ये मजबूत सेल होती है, मजबूत होती है सेल वॉल क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है। ये रिजिड होती है सेल वॉल, ठीक है, दृढ़ होती है। फटने से बचाने का काम ये सेल वॉल करती है। पानी अगर निकल जाती है तो इसको पूरा पिचकने से बचाने का काम करती है सेल वॉल। ठीक, बाहरी प्रभावों से बचाते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंब के साइज के समान होता है। वस्तु को किस स्थिति पर रखा गया है। तो बिंब के साइज के समान प्रतिबिंब आपको तब मिलेगा जब आप अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर जब आप वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र पर ही होता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। जब आप वस्तु को डालेंगे फोकस पर तब प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर और अत्यधिक आवर्धित होगा, वास्तविक उल्टा होगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब आप डालेंगे तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। नहीं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। वक्रता केंद्र से बहुत दूर, वक्रता केंद्र से परे जब आप डालेंगे तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, इस केस में क्या होगा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक आवर्धित आप बोल सकते हो, और वास्तविक उल्टा। पौधों में निषेचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्लांट के अंदर जो निषेचन होता है, फ्यूजन होता है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अंडाशय द्वारा निर्मित जनन कोशिका बीजांड में विद्यमान मादा युग्मक के साथ संलयन करती है। नर जनन कोशिका क्या अंडाशय द्वारा निर्मित होती है। भाई, नर जनन कोशिका नर का भाग है जबकि अंडाशय मादा का भाग है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। बीजांड द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका, क्या बीजांड में नर जनन कोशिका होती है। नहीं, बीजांड में मादा जनन कोशिका होती है। पराग कणों द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका वर्तिकाग्र में विद्यमान मादा युग्मक के साथ संलयन करती है। मादा युग्मक जो है इस बीजांड के अंदर होता है, ना कि वर्तिकाग्र में, तो ये भी गलत हो जाएगा। पराग कणों द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका बीजांड में विद्यमान मौजूद मादा युग्मक के साथ संलयन करती है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो, जब पॉलिनेशन हो जाता है, जब पॉलिनेशन हो जाता है तब पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है ना। ऐसे पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है जो अंडाशय से होते हुए बीजांड में प्रवेश करता है। और इस पॉलन ट्यूब में देखो, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये मेल जर्म सेल है, यानी कि शुक्राणु है, नर जनन कोशिका है। और जो मादा जनन कोशिका होती है, या फिर बोल दो जो मादा युग्मक होता है, वो इस बीजांड के भीतर होता है। जब ये नर जनन कोशिका बीजांड के भीतर जाएगा तो मादा जनन कोशिका और नर जनन कोशिका के बीच में निषेचन होगा। डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का उदाहरण है। ग्लूकोज है, टेबल सॉल्ट है, खाने का नमक, NaCl। ये आयनिक यौगिक है। जो आयनिक यौगिक होते हैं सामान्यतः बने होते हैं धातु अधातु से, धातु अधातु से।
यहाँ देखो धातु है, यहाँ देखो अधातु है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज अपने आप में कार्बनिक यौगिक है, ग्लूकोज कार्बनिक यौगिक है, C6H12O6। सुक्रोज चीनी सुक्रोज को बोलते हैं, ये भी अपने आप में कार्बनिक यौगिक है, C12H22O11। C12H22O11 ये सुक्रोज है जो चीनी हम लोग घरों में खाते हैं। हल्दी कोई यौगिक नहीं है, ठीक है, इसमें तरह तरह के यौगिक हो सकते हैं, ये कोई यौगिक नहीं है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है। तो ए हमारा राइट आंसर। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।